नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब यूपी ट्रिपल एससी पीटी के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र बुक से कवर कर रहे हैं। आज हम सब इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह जो है भारतीय इतिहास के अंतर्गत यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर नंबर 12 है। और देखिए, हम सब 11 चैप्टर कुल कवर कर चुके हैं। यदि आप सब वह वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के पेज पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए, पीटी के सिलेबस में भारतीय इतिहास के अंतर्गत कुल 13 चैप्टर दिया गया है। आज हम सब 12वें चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और देखिए, कल हम सब भारतीय इतिहास को पूरा कवर कर चुके होंगे, यानी हम सब कुल 5 नंबर कवर कर चुके होंगे कल। तो इसमें दोस्तों आप लोग पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और साथ ही यदि आप अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम सब इस वीडियो में ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आप सब चैप्टर का नाम है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पहला पॉइंट दिया है, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। देखिए, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसे याद रखिएगा। वास्को डी गामा जो था वह गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर देखिए 20 मई 1498 को पहुंचा। यह तिथि याद रखिएगा कि वास्को डी गामा भारत जो पहुंचा था वह कालीकट के बंदरगाह पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। और देखिए, कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। देखिए, एग्जाम में अभी पूछा है कि जब उसने कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां पर किसने उसका स्वागत किया था। तो याद रखिएगा, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और देखिए, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था। तो देखिए, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, दिया कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। तो देखिए, पुर्तगीज हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, डेन हैं और फ्रांसीसी। इससे आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम सब चलिए देखते हैं। देखिए, दिया कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ। तो देखिए, एक तरफ नाम दिया है, स्थापना वर्ष दिया है और भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री कब लगा है और कहाँ पर, वो हम सब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पुर्तगाली स्थापना जो हुआ था 1498 ईस्वी में। और देखिए, भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री कोचीन में 1503 में। और अंग्रेज देखिए, इनका स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी है और भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 ईस्वी में। और देखिए, डच जो है इनका स्थापना वर्ष 1602 है। और देखिए, भारत में जो प्रथम स्थायी फैक्ट्री लगाए थे मछलीपट्टनम में 1605 में। और देखिए, अगला है डेनिश 1616 ईस्वी में स्थापना वर्ष है। और ट्रान के बाद 1620 में इन्होंने भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री लगाई। अगला है फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। और देखिए, भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री सूरत के में लगाए थे और देखिए 1668 ईस्वी में। तो आप सब इसे याद रखिएगा। अब हम सब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। तो देखिए, आप सब इतना याद रखिएगा कि जो भारत में सबसे पहले आए थे वह पुर्तगाली आए थे। और देखिए, जो भारत में सबसे बाद में गए वह पुर्तगाली ही थे। तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वो वापस गए। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, दिया है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। यह भी याद रखिएगा। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट दिया है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की, यह भी ध्यान में रखिएगा। और देखिए जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। देखिए एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है तो आप सब इसे याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, इसे भी आप लोग साथ में ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दिया कि लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडियंस ओरिएंटलिस कहा गया, यह भी साथ में याद रखिएगा। और देखिए मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था, यह भी याद रखिएगा। तो मुर्शीद कुली खां जो था वह बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी, यह भी आप लोग इस कथन को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए यह जो पॉइंट इसे आप याद रखिएगा, यह एग्जाम में अभी देखिए काफ़ी बार पूछा गया तो आप सब इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। देखिए एग्जाम में यही पूछता है कि कब हुई थी और किसके समय में हुई थी। देखिए ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, यह भी याद रखिएगा। देखिए यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह भी पूछ सकता है। देखिए पूछ लेगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो देखिए लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद अब प्रयागराज में रखा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए सरदार के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था, यह भी याद रखिएगा। तो रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वह 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था, याद रखिएगा। और देखिए महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया, यह भी याद रखिएगा। और महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, यह भी याद रखिएगा। जो महाराजा दिलीप सिंह थे वह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस यानी फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, यह भी साथ में याद रखिएगा। और देखिए इसे याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1767-69 में हुआ, यह भी याद रखिएगा। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी में
के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछता है कि टीपू सुल्तान ने किसको अपनी राजधानी बनाया, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। और देखिए, यहीं पर उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना, यह भी याद रखिएगा। और देखिए, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1790-92 में हुआ। और देखिए, लिखा है कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ, यह भी याद रखिएगा। और देखिए, टीपू सुल्तान चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया, यह भी याद रखिएगा। तो टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्मेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए, एग्जाम में ये पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और देखिए, अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्मेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था, यह भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर ब्रिटिश भारत का अधिकार था, तो याद रखिएगा यहाँ पर लगभग 19% हिस्सा शामिल था। और देखिए, रयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, यह भी याद रखिएगा। तो रयतवाड़ी व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वह टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया, तो देखिए जो रयतवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा, तो देखिए सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। और यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू हुई, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम सब महलवाड़ी पद्धति। देखिए, महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल यानी जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। और देखिए, महलवाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था, यह भी याद रखिएगा। तो देखिए, महलवाड़ी पद्धति के अंतर्गत जो है कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, यह जो एक बुक है यहाँ पर लिखा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, यह पुस्तक बहुत ही फेमस है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया किसके द्वारा यह लिखा गया, तो याद रखिएगा यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हम सब। देखिए, अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले दादा भाई नौरोजी भारतीय थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे, इससे आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम सब देख लेते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। देखिए, एग्जाम में यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आप सभी से जरूर याद रखिएगा। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग्स, देखिए 1772 में बंगाल में 2 शासन का अंत किया गया, इससे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 अस्थायी बंदोबस्त की नीति है। और देखिए, लॉर्ड वेलेजली 1798 सहायक संधि की नीति है। और विलियम बेटिक 1829 में देखिए सती प्रथा पर रोक लगाया। और देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1856 में राज्य हड़प नीति लागू किया। लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू किया। और देखिए, लॉर्ड डफरिन 1885 कांग्रेस की स्थापना और लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया। तो देखिए, इसे एक बार और हम सब देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड वेलेजली 1798 में सहायक संधि को लागू किया। और देखिए, विलियम बेटिक 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया। और लॉर्ड डलहौजी 1856 में राज्य हड़प नीति को लागू किया।
आगे देखते हैं, देखिए लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन को लागू किया और लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया और कर्जन जो था वो 1905 में बंगाल का विभाजन किया। अब आगे हम सब देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है, जो अगला पॉइंट है हम सब इसे देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 10 मई को मेरठ से हुआ था, याद रखिएगा। और 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था, ये भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी था। और देखिए बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए रानी लक्ष्मीबाई, इनका देखिए मूल नाम मणिकर्णिका था, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका था, याद रखिएगा। तो देखते हैं हम सब इसे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में, यानी रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वह 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। और देखिए 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ, इससे भी याद रखिएगा। तो 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, याद रखिएगा। तो आप सब याद रखिएगा, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, देखिए इनका जो नाम है एक धोदो पंत है, इसे भी याद रखिएगा, नाना धोदो पंत। ये भी जहाँ पूछा गया है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या है, तो धोदो पंत था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई कानपुर में। और अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम सब, देखिए तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। एग्जाम पूछा गया कि तात्या टोपे को किस नाम से जाना जाता है, तो रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 1897 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले यानी वर्तमान भोजपुर जिले से संबंधित, याद रखिएगा। तो देखिए 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। और आउआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था, इसे भी आप लोग याद में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। और मौलवी अहमदुल्लाह ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी लोग गलत कर चले जाते हैं, तो आप सब याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह कैनिंग था, याद रखिएगा। अगला हम सब यहाँ पर देखते हैं, जो अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हायरसे कमांडिंग अफसर थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम सब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, देखिए 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति, देखिए जगदीशपुर से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहिब एवं तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और देखिए दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, इलाहाबाद से लियाकत अली और बरेली से खान बहादुर खान। ये बार और इसे देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि किस स्थान से किसने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो देखिए जगदीशपुर से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहिब एवं तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, इलाहाबाद से लियाकत अली और देखिए बरेली से खान बहादुर खान, याद रखिएगा। अब हम सब अगला पॉइंट जो है इसे देखते हैं, देखिए सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया, यह भी याद रखिएगा। तो देखिए सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है, इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेता है। और देखिए बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह बी.डी. सावरकर ने कहा है।
अगला पॉइंट है कि 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। इसे भी आप लोग साथ में ध्यान रखिएगा। और देखिए सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, यह भी याद रखिएगा। तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई, यह भी याद रखिएगा। और इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो था इसमें भारत के कंपनी शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए एग्जाम में पूछता है, देखिए जो सब विद्रोह हैं इन्हें जो है कवि मिलान करने के लिए दे देता है। तो देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ, कब हुआ तो 1859 में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में तथा पावना उपद्रव 1873-76 में हुआ, यह भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया है। यही पूछा गया कि जो यहाँ पर दिया कि देखिए दीनबंधु मित्र का नाटक का नाम नील दर्पण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में अभी काफ़ी बार पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की किस प्रसिद्ध कृति से लिया गया है, तो देखिए यह आनंद मठ से लिया गया है। अगला देखते हैं कि इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यह भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। बस याद रखिएगा जो कूका आंदोलन की शुरुआत किया गया 1840 में पश्चिमी पंजाब में, और देखिए भगत जवाहर मल के द्वारा की गई, इतना आप लोग याद रखिएगा। और इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमसा ने चला था, यह भी याद रखिएगा। और देखिए फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। और देखिए इन्होंने 1837 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, यह भी साथ में याद रखिएगा। आगे हम सब देखते हैं, देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 ईस्वी में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था, याद रखिएगा। देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 ईस्वी में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था, यह भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, और आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान, यहाँ पर देखिए उलगुलान महान हलचल, और इनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए हौज यानी कि हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था।
और खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। और अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। अगला पॉइंट हम सब देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया है ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कुकी विद्रोह 1917-19 मणिपुर एवं त्रिपुरा में, कुका विद्रोह 1840-72 पंजाब में, पामना विद्रोह 1873 बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए यही बस आप लोग याद रखिएगा। कुकी विद्रोह जो हुआ था मणिपुर और त्रिपुरा में, कुका विद्रोह जो हुआ था पंजाब में, पावना विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था, बस यही आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग यानी जोड़ानांग थे। जदोनांग जोड़ानांग मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो देखिए दोस्तों हम सब इस वीडियो में जो है या जो आज का टॉपिक है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, हम सब इसको कवर कर लिए, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। देखिए यदि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप लोग पीटी में 80 अंक से अधिक अंक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इसी वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।